हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मौलिक अधिकार को ये पार्ट 2 वीडियो है और हम लोग बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझिए कि ये वीडियो ना बहुत मज़ेदार है, क्योंकि लगने लगता है इसको पढ़ने के बाद कि मैं खुद का एक वकील बन गया हूँ, है कि नहीं। और ये आपका दूसरा वीडियो है और मेरा एक सप्ताह का वीडियो जो है नहीं आया, जिस कारण से मेरा यूट्यूब में फ्लो गड़बड़ा गया है। तो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो फ्लो बन पाए फिर से, है कि नहीं। और मेरा सब्सक्राइबर भी उसी तरीके से बढ़ते रहे। उधर मेरा ठीक बढ़ रहा था, फिर इधर क्या हुआ कि एक सप्ताह मैंने वीडियो नहीं डाला तो एकदम जो के तो वहीं रुका हुआ है कि नहीं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपका प्राण नहीं ले सकता है, आप खुद भी अपना प्राण नहीं ले सकते हैं। ये आर्टिकल 21 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपका राष्ट्रपति हो, चाहे वो आपका संसद हो, कोई भी व्यक्ति जो है आपका प्राण नहीं ले सकता है। लेकिन हाँ, अगर मान लिया ऐसा जुर्म कर दिए हैं जिसके कारण आपका जो मतलब सज़ा हो वो फांसी है, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, है कि नहीं। तो वो आपका कोर्ट डिसाइड करता है। लेकिन अगर जैसे होता है ना कि मौलिक अधिकार को या तो संसद जो है छीन सकता है, या राष्ट्रपति कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है कि नहीं। निलंबित मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए छीनना। और संसद होता है कि हमेशा के लिए मतलब छीन लिया। जैसे आपका संपत्ति का जो अधिकार है वो क्या हुआ, मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार हम लोग आगे पढ़ेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग संपत्ति का अधिकार। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। तो प्राण की स्वतंत्रता, प्राण यानी कि हम लोग अपना जीवन, मतलब कि हम लोग का जीवन कोई नहीं छीन सकता और हम खुद भी नहीं छीन सकते। जैसे मान लें कि हम लोग क्या होता है कि हेलमेट नहीं पहन के चले, गाड़ी से जा रहे हैं हेलमेट नहीं पहने, तो पुलिस को लगता है कि लग रहा है ये मरने जा रहा है, इसको धर तुम। अब बुलाएगा और फाइन जोड़ेगा। सोचिए आप ही मरने जा रहे हैं और आप पे फाइन जोड़ेगा, तू काहे मरने जा रहा है कि नहीं। तो यही है आपका आर्टिकल 21 में दिया गया है कि हेलमेट अगर नहीं पहने हुए हैं, यानी कि उसको लगता है कि आप मरने जा रहे हैं, जिस कारण से आपको फाइन जोड़ा जाता है। तो यानी कि आप खुद अपने मन से भी नहीं मर सकते हैं। उसी तरीके से सीट बेल्ट के लिए भी उसी तरीके से होता है। सीट बेल्ट में क्या होता है कि सीट बेल्ट लगाएं, और जैसे मान लें कि ऐसे नॉर्मली अगर देखिएगा तो झुकिएगा तो आराम से वो थोड़ा थोड़ा खुल जाता है, ठीक है। उसका जो रबर होता है वो खिंचाता है। लेकिन अगर मान लीजिए अचानक से अगर झटका मारे गाड़ी को, तो वो क्या होता है, लॉक हो जाता है, जिस कारण से आपको हिलने नहीं देगा। एकदम आप वहीं रहिएगा, जिस कारण से आपका कहीं मुंह कान टकराएगा नहीं और आपका मृत्यु नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो उसको लगता है क्या कि फिर लग रहा मरने जा रहा, इसको रोको, अब फाइन जोड़ो बढ़िया से, ताकि वो सीट बेल्ट लगाए और फिर वो अपना जान बचा पाए। इसी तरीके से पर्यावरण का, अब मान लीजिए कि किसी को लगता है, जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी है वो आपका धुआं बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो जिस कारण से पुलिस सबको लगता है कि ये दूसरे का जान लेना चाहता है पर्यावरण को दूषित करके। तो यानी कि किसी का जान ले रहा, इसको फाइन जोड़ो तो फटाक से, तो समझ में आएगा, है कि नहीं। तो यानी कि पर्यावरण दूषित करता है तो उसको भी फाइन जोड़ा जाता है। तो इसीलिए इसी कारण से हम लोग का फाइन जोड़ाता है, जो कि आपका हेलमेट, सीट बेल्ट, ये सब में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब दैहिक स्वतंत्रता क्या है, ये प्राण की स्वतंत्रता हो गया, ये 3 कारण। अब दैहिक स्वतंत्रता होता है कि आपका प्राइवेसी, यानी कि आपका मन है कि हम अपना मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिखाएंगे, हम अपना ATM का पासवर्ड नहीं देंगे, चाहे कोई कुछ हो जाए हम नहीं देंगे। तो ये मेरा प्राइवेसी है भाई, मेरा प्राइवेसी के जीवन में क्यों तुम दखल अंदाज कर रहे हो, है कि नहीं। तो ये होता है आपका दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आपका जो प्राइवेसी है वो कोई नहीं छीन सकता। उसी तरीके से अपने मन से शादी करना, जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने मन से किसी भी कोर्ट मैरिज कर लेता है, तो उसका जो प्राइवेसी है वो कि मतलब कि अपना दैहिक स्वतंत्रता है, उसका अधिकार है कि भाई उसको जो मन करेगा अपना शादी कर सकता है, अगर वो 18 साल हो गया है तो ये आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आपका अपने मन से शादी करने को भी यही इसी के अंदर आता है, आर्टिकल 21 के तहत। अब फिर देखिए एक एडल्ट्री, यानी कि व्यभिचार, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। पहले क्या होता था, कोई भी पुरुष कोई भी दूसरे महिला, मतलब कि शादीशुदा है, तब भी वह दूसरे महिला से संबंध, मतलब रिलेशन रख सकता था और उससे मतलब कि आपका कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर वो महिला रखे तो उस पर केस हो जाता था। यानी कोई भी पुरुष कोई भी महिला, मतलब कि शादीशुदा है, तब भी वह दूसरा आपका महिला के साथ में रिलेशन रख सकता है, और उस पर मतलब कि अगर वो महिला कोई पुरुष के साथ संबंध रखे, अगर शादीशुदा है, तो उस पर केस हो जाता था। लेकिन पुरुष पे कुछ नहीं होता था। लेकिन ये जो
कानून है हटा दिया गया। अब बोला गया है क्या कि कोई भी महिला चाहे कोई भी पुरुष किसी भी महिला और किसी भी पुरुष के साथ में संबंध शादीशुदा होने के बाद भी रख सकता है कि नहीं। तो ये चीज़ कानून अब हटा दिया गया है, यानी कि पहले जो सिर्फ महिला पे केस हो जाता था अब उस केस को हटा दिया गया। बोला कि आप भाई सब आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें यही चीज़ भी बोला गया है, जैसे होता क्या है कि मान लें कि अब ऐसा हुआ तो डिवोर्स कोई भी आदमी करवाता है तो उसमें प्रोसेस लंबा है। लेकिन अगर इसके तहत अगर पकड़ाया कोई भी महिला कोई भी पुरुष के साथ में या कोई भी पुरुष कोई भी महिला के साथ में, तो तुरंत डिवोर्स का प्रोसेस होगा। मतलब कि कोई झंझट नहीं, आराम से एकदम डिवोर्स का प्रोसेस होगा। ऐसे डिवोर्स तो होने में बहुत केस मुकदमा, फिर आपका वकील कीजिए ये कीजिए, इसमें अगर धराएं तो फटाक से आपका प्रोसेस हो जाएगा। तुरंत आपका अगर आप चाहते हैं तो तुरंत आपका डिवोर्स हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग आर्टिकल 21 का क में। तो आर्टिकल 21 का काम में क्या दिया गया है, शिक्षा का अधिकार जो कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों का। प्राथमिकता शिक्षा जो है, प्राइमरी शिक्षा जो है वो सभी को मिलना चाहिए। 6 से लेकर 14 साल के बच्चा को मिलना ही मिलना चाहिए, ये हम लोग का मतलब मौलिक अधिकार है। या अगर मान ले कोई भी जो अपना गार्जियन जो है अपना बच्चा को नहीं शिक्षा दे रहा, अगर वो अपना गार्जियन पे केस कर देता है कि हम 6 से 14 साल का बच्चा है और हमको प्राइमरी शिक्षा नहीं दे रहा, तो जिस कारण से उस पर केस हो सकता है, आसानी से केस ले लेगा, है कि नहीं। तो ये आपका आर्टिकल 21 का काम में दिया गया है। आर्टिकल 22 क्या कहता है, तो ये मजेदार चीज है। देखिए, गिरफ्तार के लिए संरक्षण। गिरफ्तार के लिए संरक्षण में क्या दिया गया है, देखिए गिरफ्तार के लिए संरक्षण मतलब होता है गिरफ्तारी से बचाव करना। अब दो तरीके से गिरफ्तारी होता है, एक होता है आप दंडनात्मक, एक होता है निषेधात्मक। तो दंडनात्मक में क्या होता है, अगर आप अपराध किए हैं तो उसके बाद आपको क्या होगा कि वारंट घर में भेजेगा, वारंट घर में भेजेगा, फिर थाना आएगा, थाना वाला आएगा, फिर आपको लेके जाएगा थाना, और फिर वहाँ 24 घंटा रखेगा, फिर आपको कोर्ट भेजेगा, कोर्ट में फिर आप वकील कीजिए, और फिर उसमें आपको मतलब कि लड़ाई मतलब कि केस लड़ेगा, और उसमें आप दोषी ठहराएं तो आपको फिर जेल मतलब कि लेके जाएगा, है कि नहीं। तो ये हुआ आपका दंडात्मक वाला। अब निषेधात्मक में क्या है, तो अगर आप अपराध नहीं भी किए हैं ना, तब वो आपको मतलब कि उठा के लेके चल जाएगा। जैसे कि बोलते हैं ना कि शक के आधार पे किसी को उठा के ले किया, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। यही कारण से क्या होता है कि बहुत सारा व्यक्ति जो है उसको मतलब कि टेररिस्ट घोषित कर देता है। तो ये जो निषेधात्मक है इसमें क्या है कि अपराध के पहले ही आपको गिरफ्तार कर लेगा, और इसमें ना तो आपको वारंट भेजेगा और ना ही आपको अपील करने के लिए देगा और ना ही आपको वकील देगा। एकदम उठा लिया, मतलब कि इसको बोलते हैं ना बिना अपील, बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून। बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून इसे बोलते हैं, जो कि जैसे रॉलेट एक्ट जो आया था वही वाला कानून अभी भी है, जिसे काला कानून भी बोलते हैं। मतलब कि जिसको अगर मन करेगा उसको उठा लेगा, और उसके बाद फिर उसको मतलब कि देखिए उठाता क्यों है, तो उसको लगता है कि ये लगता है कि कोई जुर्म करने वाला है, तो जुर्म करने वाला है, तो जिस कारण से अगर इसको छोड़ दिया तो ये जुर्म कर ही देगा। तो इसके लिए क्या करो, इसको उठा लो। तो जिस कारण से इसके तहत आपका मतलब समझिए कि ये एक तरह का ठीक है कि आपको मौका दे रहा है कि दलील करने का, वारंट भेजेगा, 24 घंटा रखेगा, थाना भेजेगा, आप वकील कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं। और जितना मन उतना आपका देरी तक वो आपका थाना वाला रखेगा और इतना मारेगा कि कहना नहीं, मतलब कि उसमें कोई पूछने वाला नहीं आपको। और इसके तहत देखिए कोई भी इसमें तो है कि 24 घंटा रख सकता है ना, लेकिन इसके तहत आपका 3 महीना तक रख सकता है। कोई भी थाना या कोई भी जेल जो है वो आपका 3 महीना तक किसी भी व्यक्ति को इसके तहत रखा जा सकता है, और वो बिना मतलब कि अपील, बिना वकील, बिना इसके तहत। और 3 महीना के बाद ज़्यादा होगा तब फिर वो फ़ोन कर सकता है कि भाई वकील करो, देखो मेरे साथ मतलब कि 3 महीना से ज़्यादा रख लिया, यानी मेरा अधिकार को छीन रहा, तो अपना आराम से सुप्रीम कोर्ट में भी जाके अपना अपील कर सकता है। देखिए फिर नज़रबंद भी इसी के तहत आता है। जैसे कि देखे होंगे कि आपका जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था कि जब 370 हटाया गया था तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था। उसको मतलब कि अपने घर में ही रख दिया गया था कि भाई तुम नहीं निकलेगा, मतलब कि घर में ही बंद कर दिया था। तो वो क्या किस लिए बंद किया गया था कि अगर मान लो वो बाहर निकलता है, बाहर निकलेगा तो वो सम्मेलन करेगा और बहुत सारा भीड़ों में को जमा करेगा और विरोधी फैलाएगा, दुश्मनी फैलाएगा, जिस कारण से क्या होता है कि पुलिस को लगता है ये बाहर निकला तो ये आपका दंगा फसाद करवाएगा, इसको धर के और इसको नज़रबंद करो। तो वही होता है निषेधात्मक के अंदर में आता है।
अब जैसे संजय दत्त जो है वो आपका टाडा के अंदर जो है वो आपका अंदर गया था। टाडा क्या जैसे कि आतंकवादी मतलब कि घोषित करना, उसके घर में अगर मतलब कि इतना सारा बंदूक उंदूक मिला तो उसको लगा कि भाई ये कहीं ना कहीं देशद्रोही, वो तो कुछ जुर्म नहीं किया था, उसको लगा कि ये देशद्रोही है। अब जैसे मान लो कोई भी गन रखा हुआ है, तो गन रखा हुआ है लेकिन किसी का जान तो नहीं लिया है, तो उसको क्यों उठा लेता? तो लगता है कि ये गन रखा हुआ यानी किसी को मारने वाला है, यानी कि उसके तहत क्या होता है कि वो उसको उठा लेता है, और इसमें आपका नो अपील, नो वकील, नो आपका दलील के तहत आपका उठा लिया और अपना केस लो। उसमें बहुत मार मारता, मतलब कि बहुत ये खराब चीज़ है कि नहीं? तो ये हुआ आर्टिकल 22। अब ये हुआ हम लोग को, देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि आपका दो अधिकार को, हम लोग का जो मौलिक अधिकार है उसमें टोटल पहले 7 था, अब 6 हो गया है, जिसमें हम लोगों ने 2 अधिकार जो है वो आपका आर्टिकल 22 तक था। अब जो तीसरा नंबर अधिकार जो अधिकार है वो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 तक दिया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या दिया गया है। कि अनुच्छेद 23 कहता है कि बाल श्रम, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूर जो है कोई भी आदमी नहीं करवा सकता। बाल श्रम मतलब क्या? कोई भी बच्चा को मतलब कि बाल श्रम नहीं करवा सकता है। मानव तस्करी यानी कि मानव को कोई भी आदमी बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, जिस कारण से क्या होता है कि अभी देखिए महिलाओं को या फिर पुरुष को बहुत सारा मतलब कि इस तरीके से होता है कि नहीं, मानव तस्करी। और बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर हम लोग के जिले में एक केस आया था जिसमें क्या था कि एक डॉक्टर जो है एक मतलब कि व्यक्ति को ये बंधुआ मजदूर के तहत, यानी कि उसको ना पकड़ के रखा हुआ था, और पकड़ के मतलब कि कहीं जाने नहीं देता था, और वहीं पर घर में काम करवाता था, बाहर निकलने ही नहीं देता था, जिस कारण से उसको बंधुआ मजदूर बना दिया था। मतलब कि जैसे कोई भी कारण से क्या होता है कि उसको मतलब कि पूरा दबाव दे करके मजदूरी ज़िंदगी भर कराना को बंधुआ मजदूर बोलते हैं। तो उसी के तहत अब फिर बहुत दिन मतलब कि वहाँ पर रुकते रुकते, अब एक रूम में आदमी रहेगा तो पागल हो जाएगा, जिस कारण से क्या हुआ कि वो पूरा हल्ला उल्ला करने लगा, चिल्लाने लगा, तो आवाज़ जो है रोड तरफ आया तो सभी को सुनाई दिया। तो वहाँ पर गया तो सब देखा कि अरे बाप रे, इसका कितना हालत ख़राब है। तो फिर लास्ट में उस पर केस हुआ, पुलिस उलिस केस हुआ, आपका डॉक्टर वॉक्टर जेल उल गया, बहुत ज़्यादा लफड़ा हुआ था। अब वो आपका आइस डॉक्टर था, ठीक है ना, क्या नाम था, डॉक्टर गुप्ता शायद नाम था, क्या है कि नहीं। तो ये आपका आर्टिकल 23 के तहत जो है वो आपका कोई भी आदमी बाल श्रम नहीं करवा सकता, मानव को बेच नहीं सकता और बंधुआ मजदूर नहीं करवा सकता। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 साल से कम आयु के बच्चे को आपका कोई 14 साल से कम आयु के बच्चे को कारखाना में खतरनाक काम, जैसे कि आपका खतरनाक काम में क्या होता है, जो पटाखा का, जो आपका पटाखे का जो आपका दुकान होता है, मतलब कि जो फैक्ट्री उक्ट्री होता है, तो वो सब यानी खतरनाक काम, माइंस में काम नहीं करवा सकता। 14 साल के कम बच्चे को आपका माइंस में काम नहीं करवा सकता, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आर्टिकल 24 में कहता है अगर इसके तहत अगर ऐसा कोई काम है जो आपका खतरनाक काम कर रहा है, अब ऐसे नॉर्मली तो कर ही सकता है, जैसे मान लीजिए शूटिंग वूटिंग में देखिएगा कि तो बच्चे लोग जो है वो बहुत मज़े से अपना शूटिंग वूटिंग करते हैं, अब तो वो हार्ड काम नहीं हुआ तो उसमें करवा सकते हैं। लेकिन अगर कारखाना में बोलिएगा या पटाखा का फैक्ट्री में बोलिएगा या फिर आपका माइंस में बोलिएगा तो ये आपका बहुत ज़्यादा गलत है, तो ये आपका नहीं करवा सकता, ये आपका आर्टिकल 24 कहता है। अब नेक्स्ट है आपका ये हुआ आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। अब आते हैं नेक्स्ट में चौथा नंबर जो मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 में। तो आइए देखते हैं इसको बढ़िया से। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, इसमें क्या बोला गया है कि आपका 25 नंबर आर्टिकल में बोला गया है कि व्यक्तिगत अंतःकरण। ये क्या है व्यक्तिगत अंतःकरण? देखिए पहली बात तो अब यहाँ पर जितना भी मिलेगा आपका धार्मिक से रिलेटेड आपका स्वतंत्रता मिलेगा, यानी हम कोई भी धर्म को मान सकते कोई भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो यही चीज़ बोला गया है आर्टिकल 25 में कि व्यक्तिगत अंतःकरण, यानी किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को मान सकता है, आस्था रख सकता है, प्रचार कर सकता है। ये आपका आर्टिकल 25 कहता है। जैसे अब मान लो कोई भी आदमी है पगड़ी बांधा हुआ, तो पगड़ी बांधा हुआ है, कोई महिला जो है सिंदूर लगाई हुई है, तो ऐसा थोड़ी ना उसको बोल सकता है कि भाई तू काहे यहाँ पर आया है, तू काहे सिंदूर लगाया है या काहे तुम पगड़ी बांधा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी कि जो हम लोग का मौलिक अधिकार है
उसमें आपका आर्टिकल 25 में दिया गया है, कोई भी धर्म को मान सकते हैं। कुछ भी आप जो धार्मिक जो है आपका जैसे मान लो बुर्का बुर्का पहन के अपना महिला घूमती है, तो उससे कोई किसी को दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो यानी कि कोई भी महिला अपना धर्म को प्रचार कर सकती है, अपना मतलब कि घूम सकती है, अपना आस्था रख सकती है, किसी को रोक टोक नहीं है। ये आपका आर्टिकल 25 कहता है। अब नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि सामुदायिक प्रोग्राम करने का स्वतंत्रता। सामुदायिक प्रोग्राम क्या होता है कि जैसे मान लो कि जैसे होता है ना कि जगराता, हरि बोल, ये सब मतलब कि होता है, तो सभी लोग क्या करते हैं कि एक जगह जुट करके अपना भजन कीर्तन करते हैं। तो वो जो स्वतंत्रता है, अब मान लो कोई भी थाना वाला आके बोल देगा क्या कि तुम लोग यहाँ काहे हल्ला गुल्ला कर रहा जी, यहाँ तुम्हारा काहे समूह मतलब कि आपका समूह में बैठ के तुम लोग प्रोग्राम कर रहा, तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। यानी कि हम लोग का अधिकार है कि हम लोग सामूहिक प्रोग्राम कर सकते हैं, अपना भजन कीर्तन, अपना जगराता उगराता कर सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 26 हम लोग का स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है, धार्मिक कार्य पर धन पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे देखिए होता क्या है कि कोई भी मंदिर उंदिर में जो है इतना सारा फंड जमा होता है, मतलब कि इतना पैसा आता है। हम लोग पहले सोचते थे कि इतना पैसा जो है वो सब तो पंडित पास चल जाता है, पंडित तो बहुत अमीर हो जाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जितना भी जैसे आपका पटना में देखिएगा कि हनुमान मंदिर जो है वहाँ पर बहुत पैसा जमा होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे मंदिर है जहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा जमा होता है। तो जिस कारण से उन लोग उस पैसा को करे क्या, तो क्योंकि उस पैसा में टैक्स भी नहीं लगता है, उस पर मतलब कि सरकार का कोई अधिकार नहीं रहता। तो उन लोग क्या करते हैं कि अपना मतलब कि मंदिर के नाम से एक हॉस्पिटल खोल देते हैं या समाज सेवी कोई भी चीज़ खोल देते हैं। इसमें जैसे बहुत सारा अगर देखिएगा कि बहुत सारा मंदिर जो है वो कैंसर हॉस्पिटल चलवाता है। तो ये जो है अच्छे अच्छे काम जो कि आपका करते हैं। तो ये आपका धार्मिक मतलब कि धार्मिक जो पैसा है उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो आप पैसों को करेगा क्या चीज़ रखल। तो जिस कारण से क्या होता है कि उसको अच्छे अच्छे कामों में लगाता है। तो वही है बोला गया है कि धार्मिक जो भी पैसा है, धन है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए आपका हॉस्पिटल आराम से उन लोग चला लेता है कि नहीं। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूट में मतलब कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। कोई भी आप मान लें कि जैसे सरकारी स्कूल है या सरकारी कोई भी आपका कॉलेज है, तो उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि राम जी बहुत अच्छे हैं या ये फलना जो है वो बहुत बेकार है, तो ये आपका बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके से नहीं बोला जा सकता। मतलब कि धार्मिक शिक्षा जो है नहीं दिया जा सकता। और मतलब कि जो नॉर्मली है सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए, सबके लिए समान शिक्षा होना चाहिए। तो वही चीज़ बोला गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो बोलते हैं आप सोचते होंगे कि मदरसा जो है, मदरसा ये सब तो आपका ये चलता है, या फिर आपका जो बहुत सारा संस्कृत यूनिवर्सिटी है तो वो भी तो आपका धार्मिक है। नहीं, ये धार्मिक नहीं है। मदरसा जो है उसमें सिर्फ उर्दू के लिए वो आपका अलग से स्कूल खोला गया है कि उर्दू सिखाने के लिए या अलग लैंग्वेज सिखाने के लिए, या फिर जो आपका संस्कृत शिक्षा सिखाने के लिए अलग कोई भी आपका मतलब कि स्कूल खोला गया। लेकिन वहाँ पर मतलब कि भगवान से रिलेटेड किसी का बुराई और किसी का अच्छाई नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो ये आपका है कि आपका आर्टिकल 28 क्या कहता है कि कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं देगा सरकारी स्कूल में। अगर मान लो कि कोई भी दूसरा लैंग्वेज उसको सीखना है तो वो अपना मतलब कि सरकार को अपील कर सकता है कि हम लोग जो है इस कम्युनिटी के हैं और हम लोग को इस लैंग्वेज पे हम लोग को बनता है। तो उन लोग अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और वो अपना सरकार जो है उसको फंड करेगा, वहाँ पर जो भी टीचर रहेगा उसको फंड करेगा और आराम से सीख सकता है। जिस कारण से मदरसा जो है वहाँ पर उर्दू सीख सकता है। सरकारी मतलब कि बहुत सारा स्कूल जो है वहाँ संस्कृत शिक्षा चलती है, तो इस तरीके से लैंग्वेज सीख सकता है, लेकिन धर्म को नहीं। अब आर्टिकल तो ये हुआ 25 से लेकर 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हुआ। अब आते हैं 5वां नंबर जो आपका मौलिक अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो आपका 29 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 29 में कि धर्म, जाति, संस्कृति और भाषा के आधार पे शिक्षा पे रोक नहीं लगाया जा सकता। अगर मान ले कि जैसे क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है
मान लो कि पगड़ी बांधा हुआ है या कोई भी व्यक्ति जो है सिंदूर लगाया हुआ है, तो अब जाएगा स्कूल में, तो क्या स्कूल वाला भगा देगा उसको? नहीं भगाएगा। मतलब कोई भी आदमी अगर मान लो अपना वो धर्म को माना हुआ है, ठीक है, पगड़ी उगड़ी लगाया हुआ है, तो क्या उसको शिक्षा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो यानी कि कोई भी धर्म के आधार पे, अब मान लो कि कोई वो बोलेगा कि हम छोटा जाति का है या ये छोटा जाति का है, इसको स्कूल में नहीं पढ़ने देंगे, तो तुरंत हेडमास्टर को केस होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तुरंत जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और उसको हालत खराब कर देगा, है कि नहीं? तो ये आपका धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, भाषा के आधार पे किसी को रोक टोक नहीं कर सकता है, या सबको शिक्षा मिलेगा, कोई भी किसी को रोक नहीं सकता है, ठीक है, चाहे वो पगड़ी बांधे, चाहे वो सिंदूर लगाए, चाहे वो कुछ करे, है कि नहीं? अब आगे आते हैं हम लोग आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक अपना शिक्षा का संस्थान खोल सकता है। अब जैसे देखिए क्या होता है ना कि कुछ कुछ, अब मान लीजिए जैसे कोई भी व्यक्ति जो है बहुत अपाहिज है, अब वो मतलब कि नॉर्मल स्कूल में गया, या कोई भी व्यक्ति जो है कम संख्या में है, जैसे मतलब कोई भी ऐसा धर्म है जो कम संख्या में, अब या कोई भी मतलब कि दिखने में थोड़ा दूसरे टाइप का, मान लो कोई भी जो लड़का है पूरा एकदम लग रहा पूरा विकलांग टाइप से, अब वहाँ पर जाएगा पढ़ने के लिए स्कूल में, अब उसको बहुत ख़राब लग रहा, सब कोई उसको मतलब बेइज्जती उज्जती के टाइप से कर रहा, अजीब टाइप से देख रहा, तो उसको बहुत ख़राब लग रहा। तो ख़राब लग रहा तो अब क्या कर सकता है कि उन लोग जो है अपना कम्युनिटी बना करके एक अपना मतलब कि शिक्षा संस्थान खोल सकता है, यानी कि अपना जो अल्पसंख्यक यानी कम संख्या में जो भी लोग हैं, जिसको मतलब कि बाकी लोगों से मतलब मेल जोल नहीं करता है, तो उन लोग जो है अपना शिक्षा संस्थान खोल सकता है और सरकार उसको फंडिंग देता है। अब ये हुआ आपका आर्टिकल, मतलब कि आपका जो 5वां नंबर मौलिक अधिकार है वो खत्म। अब जगह छठा जो था मौलिक अधिकार, ये खत्म हो गया, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 इसमें खत्म हो गया। अब इसमें क्या बोला गया है देखिए, इसमें क्या दिया गया है, संपत्ति का अधिकार जो है, तो इसमें बोला गया था, पहले क्या था कि 1978 से पहले, अब मान ली कोई भी जो है अब ऐसे करके रोड बन रहा, अब मान ली कि मेरा ज़मीन यहाँ पर आ गया, अब रोड तो ऐसे करके आगे बनाना है, अब यहाँ ज़मीन मेरा आ गया, अब इन लोग आया कि भाई तू अपना ज़मीन कितना में बेचेगा, हम बोलेंगे कि नहीं बेचेंगे, जाओ, तो नहीं बेचेंगे। तो फिर पहले क्या होता था 1978 से पहले, अगर मान लो हम बोल दिए ना कि नहीं बेचेंगे, तो फिर लास्ट में अब क्या करता, तो इन लोग को फिर ऐसे करके ऐसे घुमा के ऐसे बनाना पड़ता था रोड, ऐसे करके, तो जिस कारण से बहुत ज़्यादा लफड़ा होता था, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर आदमी कोई वो बोलेगा कि नहीं हम नहीं देंगे, तो फिर उसको और दिक्कत होता था, जिस कारण से 1978 से पहले कोई भी रोड बनाने में या कोई भी रेलवे लाइन बिछाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। लेकिन 1978 में एक कानून लाया, क्योंकि पहले संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था, हम लोग बोलते थे कि नहीं देंगे, तो नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे, यानी मेरा अधिकार है तुमको नहीं देंगे, है कि नहीं। अब इसको क्या किया, बोला कि अच्छा इन लोग बहुत ज़्यादा काबिल बन रहा, इन लोग जो है संपत्ति का अधिकार को लेकर के बहुत कानून बन रहा, मतलब कि काबिल बन रहा। 1978 में क्या हुआ कि एक संशोधन किया गया संविधान में, इसमें मौलिक अधिकार में से हटा दिया, इसको गायब कर दिया, बोला कि अब यहाँ पर ये नहीं रहेगा, अब मौलिक अधिकार में भी नहीं करेगा। तो यानी कि अब ये मौलिक अधिकार में नहीं है, ये आपका कानूनी अधिकार कर दिया, 300 के ए में कर दिया। अब जिस कारण से क्या कर दिया, अब बोला कि भाई कोई भी, अब फिर से रोड बना, अब यहाँ पर ज़मीन मेरा पड़ा, तो हम बोले कि नहीं देंगे, तो मारेगा इतना मार के कहना नहीं, बोलेगा कि तू नहीं देगा, तुम्हारा दादा परदादा सब देगा, यहाँ पर जो ज़मीन है उसका तुम कीमत बताओ, और नहीं देगा ना तो तोरा से छीन लेंगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये 1978 के बाद कहा गया कि अगर संपत्ति जो है, अगर सरकार को ज़रूरत है, अगर सरकार डेवलप कुछ करना चाहता है, तो अगर आपका संपत्ति है तो उसका मुआवजा देगा, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हम अपना ज़मीन में नहीं देंगे या अपना संपत्ति नहीं देंगे, मेरा दादा का ज़मीन है या मेरा दादा का आखिरी निशान है, वो सब कुछ नहीं बोल सकते हैं, आपको ज़मीन देना ही होगा, है कि नहीं। तो ये आपका 1978 के तहत ये कानून लाया गया कि संपत्ति जो है वो मौलिक अधिकार में से हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया है। यानी कि आपको अगर मान लो कि रोड अगर ज़मीन नहीं दे रहे हैं तो आप केस लड़िए, तब वो आपको बात सुनेगा नहीं, वो आपका रोड तो बनाएगा ही और आपका मुआवजा जो है वो आपका मिलेगा ही, है कि नहीं। तो ये आपका हुआ
इसको ख़त्म कर दिया, यानी कि छठा नंबर जो है वो मौलिक अधिकार ख़त्म कर दिया और सातवां को रखा गया है और सातवां को ही छठा बना दिया है। अब छठा में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर यही है तभी जो है सभी आर्टिकल को मौलिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि इसी में बोला गया है ना कि जितना भी मौलिक अधिकार है अगर कुछ भी गड़बड़ी हुआ ना तो इसके तहत आर्टिकल 32 के तहत तुम सुप्रीम कोर्ट सीधे चल जाओ, एकदम हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट तुम सुप्रीम कोर्ट चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एकदम तुमको कोई रोक टोक नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि एक सीमा होता है कि इतना फंडिंग या इतना से ज़्यादा बड़ा केस हो तो आपको कुछ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नहीं तो ये डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट वाला समझ लेगा। लेकिन ये सब ऐसा है कि अगर इसमें कुछ भी अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो, मतलब कोई भी अगर आपको छीने, तुरंत आप सुप्रीम कोर्ट चल जाइए और उसको हालत ख़राब कर दिए। आप सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ना बढ़िया बढ़िया आदमी का हालत ख़राब हो जाता है, चाहे वो जज मतलब कि आपका कोई भी कमिश्नर रहे, चाहे आपका कोई भी आईएएस ऑफिसर रहे, कितनों बड़ा अधिकारी रहे, वहाँ पर जाने के बाद ना केकरो एगो कुर्सी नहीं मिलता, एकदम चुपचाप सर, हाँ सर देखो ये क्या किया जी, हाँ सर प्लीज़ सर गलती हो गया सर माफ़ कर दीजिए, तुरंत बोले लगेगा, है कि नहीं। तो ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें उपचार का मतलब क्या है, तो उपचार मतलब होता है आदेश देना, और आदेश मतलब आदेश 5 प्रकार का देता है जिसको हम लोग रीट बोलते हैं। तो ये आपका आदेश जो है उसी को रीट बोलते हैं, रीट जारी करता है 5 प्रकार का सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है, जिसमें पहला जो है उसमें बोलता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसमें बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति को अगर मान लो कोई भी जुर्म किया है तो उसको आपको 24 घंटा से ज़्यादा थाना में नहीं रख सकते। अगर थाना में 24 घंटा नहीं रख सकते और फिर 24 घंटा रखें फिर आपको कोर्ट में पेश करना होगा। अब मान लो कोई भी कारण से जैसे संडे पड़ गया या फिर आपको ट्रैफिक पड़ गया तो आप 1-2 दिन रख लिया, अब बोलेगा कि 1 सप्ताह से रख ले है और बहुत मार रहा, बहुत थाना में पकड़ कर पूरा मार रहा, तो जिस कारण से अब वो जो अपराधी है तुरंत फ़ोन करेगा अपना फैमिली वाला को, तुरंत वकील करेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा और तुरंत अप्लाई करेगा कि भाई देख इसके तहत हमको जो है 24 घंटा से ज़्यादा रखा हुआ है और बहुत मार रहा है, 1 सप्ताह से मारते हैं, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा, बोलेगा अच्छा ठीक है लाओ जी बुलाओ। तो बुलाया अपराधी को भी, अपराधी को देखेगा कि क्या जुर्म किया था, उसके तहत उसको मतलब कि जो भी सजा उजा रहेगा उसको फैसला करेगा, फिर उसके बाद बुलाएगा दरोगा को, आओ इधर तुम कैसे रख लिया जी, इसको भेजो, तो चलो इसका तुम्हारा 1 साल के लिए ख़त्म, 1 साल के लिए तुम्हारा इसको या फिर ट्रांसफर में ऐसा जगह कर दो जी कि इसको हालत ख़राब हो जाए। तो मतलब इतना हालत ख़राब कर देता है दरोगा ये सबका, तुरंत मतलब कि इतना मुंह कान सूख जाता है उन लोग के सामने, है कि नहीं। तो ये आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी अपराध के लिए 24 घंटा ज़्यादा थाना में नहीं रख सकता, उसको फिर आपका कोर्ट में पेश करना होगा, कोर्ट में फिर आपका जो भी फैसला होता है। दूसरा नंबर में दिया गया है प्रतिषेध होता है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया है कि उच्च न्यायालय जो है निचला न्यायालय को आदेश देता है, अगर मान लीजिए कोई भी जो है उसके अंडर में नहीं आता, वो बड़ा लेवल का है, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डर देगा कि भाई तुम फैसला इसमें नहीं सुना सकता, भेजो मेरे पास जल्दी से। तो इसीलिए आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत ये आपका तुरंत बंदी प्रतिषेध के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट उसका जो फैसला है उसको तुरंत रोक लगा देता है। तीसरा नंबर है परमादेश। अब जैसे बहुत सारा सरकारी कर्मचारी होता है कामचोर होता है, काम करबे नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या कहा गया है परमादेश के तहत, अगर मान लो कोई भी व्यक्ति जो है अगर सरकारी आदमी है, पब्लिक का सर्वेंट है, अगर वो काम नहीं कर रहा तो आप इसके तहत तुरंत आ जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए और तुरंत केस कीजिए, इसको फिर बुलाएगा और इसको बस इतना बढ़िया से समझाएगा ना कि मुंह कान सुखा देगा, है कि नहीं। तो ये आपका आर्टिकल जो आपका परमादेश जो है इसके तहत आपका जो कामचोर लोग हैं उसके तहत आपका उस पर कार्रवाई होती है। नेक्स्ट आपका चौथा नंबर उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण में क्या कहा गया है कि अगर मान लो जैसे होता है क्या कि देखिए अगर रोड में ना कोई आदमी मतलब कि कोई भी मतलब कि वर्दी पहन ले है, तुरंत रोकवा के फाइन जोड़े लगता है कि तुम हेलमेट नहीं पहना, लाओ 500 रुपये लाओ, ऐसे करके। तो यानी अपना क्षेत्र से बाहर, और वो जो मतलब कि फाइन जोड़ने का अधिकार जो है वो एक पोस्ट का ही है, मतलब कि कोई आदमी नहीं, कोई भी वर्दी पहन ले तो कोई आदमी नहीं फाइन जोड़ सकता। अब मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपना क्षेत्र से बाहर अगर कोई भी काम करता है, और जैसे मान लेगा आरपीएफ है, तो आरपीएफ का काम है कि सुरक्षा देखना, तो अब मान लो कि वो जाएगा टीटी मतलब कि चेक करने के लिए टिकट दिखा जी, अब मान लो कोई भी टिकट नहीं दिखाया तो उस पर फाइन जोड़ देगा।
तो यानी कि वो अपना क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगा, उत्प्रेषण के तहत तुरंत सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा और तुरंत उसका नौकरी ख़त्म कर देगा। तो ये आपका ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, है कि नहीं। नेक्स्ट आपका अधिकार पिच्छ। तो इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति का मान लीजिए नौकरी लगा है लेकिन बहुत ज़्यादा आल जाल करके नौकरी लिया है, बहुत ज़्यादा मतलब कि किसी को किसी मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके नौकरी लिया है, तो इसके तहत हम उस पर अपील करके और उस पर मतलब कार्रवाई चलवा सकते हैं। कार्रवाई चलेगा, बस तुरंत उस पर जांच पड़ताल होगा, सुप्रीम कोर्ट तुरंत ऑर्डर देगा कि इस पर जांच पड़ताल करो जी, और फिर करेगा, और उसके बाद जो भी मतलब कि अगर सही नौकरी था तो ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ी निकला तो कहानी खत्म, फिर नौकरी जय श्री राम कर देगा, है कि नहीं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और ये आपका मौलिक अधिकार खत्म हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग, इसी तरीके से वीडियो में आपको मिलती रहेगी, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।